नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 159 के ऊपर चर्चा कर ली थी, जिसमें राज्यपाल जो शपथ लेता है पद ग्रहण करने से पहले, उसका उल्लेख है। और इसे शपथ कौन दिलाता है? संबंधित हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो। और यदि वह अनुपस्थित है तो जो भी कोई वरिष्ठ न्यायाधीश है हाई कोर्ट का, वो इसको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। विद्यार्थी, अगला आर्टिकल लिखें आप। अनुच्छेद 160, 160। अब देखो, ये किताबी लैंग्वेज है जो आपके सामने लिखी हुई है। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करना, और कुछ को दूसरे शब्दावली मिलती है कतिपय, मतलब कुछ को ही कतिपय कहते हैं। तो कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, ये आपके समझ में आ गया है कि ये बात? अगर इस लाइन को आप समझ गए हो जब तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो मैं एक बहुत सरल भाषा में समझा देता हूँ आपको। देखो क्या होता है, राज्यपाल का पद रिक्त है। क्या है? राज्यपाल का पद रिक्त है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के कार्यों का, राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसके काम को करने के लिए किसे नियुक्त करता है? अभी तो आपने सामान्यतः देखा होगा, जब भी राज्यपाल की पोस्ट खाली हो जाती है तो उसकी जगह पर भारत का, सॉरी, संबंधित राज्य का जो हाईकोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश उसका काम देख लेता है। और यदि मुख्य न्यायाधीश भी एब्सेंट है, मुख्य न्यायाधीश भी एब्सेंट है, तो जो वरिष्ठ होता है वो, और माना कि पूरे वरिष्ठ एब्सेंट हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का काम कौन देखेगा? वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? राष्ट्रपति का, किसको वो काम सौंपता है। देखिएगा, पहले तो शॉर्ट में लिख लो इसको। एक लिख लेना कोई सा भी। कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करना, ऐसे लिखना। कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करना। देख लिया? देखो, कतिपय का मतलब होता है कुछ। कतिपय का मतलब क्या होता है? कुछ परिस्थितियों में, आकस्मिक अचानक कोई परिस्थिति ऐसी घटित हो जाती है कि राज्यपाल का पद रिक्त है। राज्यपाल के स्थान पर सामान्यतः काम कौन करता है? संबंधित हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और अगर वो नहीं है तो वरिष्ठ, और वरिष्ठ भी नहीं है तो फिर डिपेंड किसके ऊपर करेगा? राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस व्यक्ति को वो काम सौंपे कि राज्यपाल के रूप में वो काम कर सके। कार्यवाहक राज्यपाल एक प्रकार से। लिखिएगा, ऐसी परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि राज्यपाल राज्यपाल के कर्तव्यों को निर्वहन कर सके। मतलब राष्ट्रपति को डिपेंड करता है, कहने का मतलब है ना। आपको मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था, और जो काम सेंटर में राष्ट्रपति का होता है वही काम लगभग राज्यों में किसका होता है? राज्यपाल का होता है, यानी गवर्नर का होता है। विद्यार्थियों, आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। इसकी राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख किस में मिलता है? 72 में मिलता है। किस मिलता है? 72 में। तो इसी प्रकार जो राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति है उसका उल्लेख किस में मिलेगा? 161 में मिलेगा। तो अगला आर्टिकल कौन सा आता है? 161। और इसमें लिखा हुआ है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, या राज्यपाल को क्षमा आदि करने की शक्ति। तो एक बात लिख सकते हो आप। रुकिएगा, मैं लिखाता हूँ सरल शब्दों में, नहीं तो ऐसी लैंग्वेज लिखोगे दिक्कत हो जाएगी। लिखो, इस अनुच्छेद में राज्यपाल की
क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख मिलता है। क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख मिलता है। देख लिए, देखो नोट, राष्ट्रपति के पास भी क्षमा करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास भी क्षमा करने की शक्ति होती है। तो देखो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति के पास भी क्षमा करने की शक्ति है, और राज्यपाल के पास भी क्षमा करने की शक्ति होती है। राज्यपाल के लिए तो कौन सा आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 161 में। और राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 72 में। क्योंकि मैंने राष्ट्रपति आपको पढ़ा दिया, इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ाना जरूरी। अनुच्छेद 72 लिख लेना ना ब्रैकेट में, लिखिएगा, तुलनात्मक अध्ययन किसका? राष्ट्रपति और राज्यपाल। पहले इस क्षमा करने की जो शक्ति है ना, इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम। तुलनात्मक अध्ययन, इधर लिखना विद्यार्थियों आप राष्ट्रपति, इधर क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति, और इधर क्या लिखेंगे? राज्यपाल। लिख लिया? विद्यार्थियों आप एक बात समझने की कोशिश करें, आपको मैंने अनुसूचियां पढ़ाई है, पढ़ाई ना? और अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? हैं? मूल रूप से कितनी थी? वर्तमान में है 12। ठीक है, इसमें एक 7वें नंबर की अनुसूची आती है। कौन सी आती है? 7वीं अनुसूची आती है, और इसमें विषयों का बंटवारा कर रखा है। क्या कर रखा है? शक्तियों का विभाजन कह सकते हो, या विषयों का बंटवारा कह सकते हो आप। और इसमें 3 प्रकार के विषय शामिल है। एक तो संघ सूची के विषय शामिल है, दूसरे राज्य सूची के विषय शामिल है, और तीसरा समवर्ती सूची। कुछ मामलों को इसमें रख दिया, कुछ को इसमें रख लिया, कुछ को इसमें रख लिया। तो संघ सूची का मतलब है केंद्र। कौन सी सूची है? केंद्र। तो इससे संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। किसको है विद्यार्थियों? केंद्र को है। किसको है? केंद्र को है। और राज्य सूची से संबंधित राज्यों को है। किसको है? राज्य को। और समवर्ती में केंद्र को भी है और राज्यों को भी है। अब एक ही मामला, एक ही विषय ऐसा है जिसको समवर्ती सूची में शामिल कर रखा है, उससे रिलेटेड कानून किसी राज्य का विधानमंडल ने भी बना दिया, किसी राज्य के विधानमंडल ने बना दिया, और संसद ने बना दिया, दोनों में टकराहट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मान्य किसका होगा? क्यों मानते हैं? क्योंकि भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाया है, और उसमें केंद्र की ओर झुकाव रखा है उसका। इस किधर रखा है? केंद्र की तरफ झुकाव रखा है, इसलिए केंद्र वाला मान्य होता है। चलो ठीक। तो अगर हम क्षमा करने की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति कौन से मामले में क्षमा करेगा विद्यार्थियों? संघ सूची से संबंधित कोई अपराध घटित हुआ है तो उसमें क्षमा करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। और अगर राज्य सूची से संबंधित कोई मामला है तो उसमें क्षमा करने का अपराध किस सॉरी क्षमा करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। और समवर्ती सूची का कोई मामला है, उससे रिलेटेड कोई अपराध घटित हुआ है तो उसमें क्षमा कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति भी क्षमा कर सकता है और राज्यपाल भी क्षमा कर सकता है। दोनों में टकराट हो जाता है तो किसका मान्य होगा? राष्ट्रपति का मान्य होगा। वापिस आते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 161, जिसमें राज्यपाल की क्षमा करने की शक्तियों का उल्लेख। इसी प्रकार राष्ट्रपति को भी क्षमा करने की शक्तियां दी गई है आर्टिकल 72 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 72। तो आर्टिकल 72 तो आता है भाग 5 में। किसमें आता है विद्यार्थियों? ये तो आता है भाग 5 में। और आर्टिकल 161 किस में आता है? भाग 6 में। जब इनकी तुलना करते हैं, अंतर करते हैं हम अलग अलग, तो ये सारे बिंदु लिख सकते हैं
राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 72 मिलता है। राज्यपाल को क्षमा करने की शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 161 में मिलता है। और फिर एक और लाइन जोड़ना चाहे तो इसके क्षमा करने की शक्तियों का उल्लेख भाग संख्या 5 में मिलता है, इसके 6 में मिलता है। हमें तो तुलना करनी है ना, कैसे करके लाइनें बढ़ानी है, पेज भरने हैं। कॉलेज में भी तो भरते हैं कई बार पेज। पेज भरने का एक शानदार तरीका है। नहीं तो फिर अगर फिर मेंस में लिखते हैं तो फिर वहाँ पेज नहीं भरने होते हैं, वहाँ कम पेज में ज़्यादा बात लिखनी होती है। लिखिएगा, राष्ट्रपति के बारे में लिखो। पेज के 2 पार्ट कर लो, एक तरफ राष्ट्रपति, एक तरफ राज्यपाल। राष्ट्रपति वाले पार्ट में लिखो, ये संघ सूची, यह संघ सूची के विषय पर संघ सूची के विषय पर घटित अपराधों को क्षमा कर सकता है या क्षमा करता है। देख लिए, इस वाले में आ जाओ। ये राज्य सूची पर, ये राज्य सूची के विषय पर घटित अपराधों को क्षमा कर सकता है। वह ऐसा विषय जिसे राज्य सूची में शामिल कर रखा है। बताओ विद्यार्थी, पुलिस जो एक पुलिस से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, पुलिस से रिलेटेड कोई अपराध घटित होता है, तो पुलिस जो विषय है वो संघ सूची का है या राज्य सूची? राज्य सूची। क्या है? राज्य सूची। और शिक्षा संघ का है। और किसी देश के अगर कोई कूटनीतिक व्यवहार, कूटनीतिक हमें अगर समझौते करने, संधि समझौते करने हैं तो वो संघ सूची के मामले आ गए। 2 बिंदु हो गए अपने। इसके अलावा विद्यार्थियों, अगर किसी न्यायपालिका के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है, क्या दे दिया गया? मृत्युदंड दे दिया गया, तो मृत्युदंड को विद्यार्थियों राष्ट्रपति पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, उसके कार्य मतलब उसकी क्षमा को, उसकी जो सजा उसको परिवर्तित कर सकता है, जैसे मृत्युदंड से आजीवन कारावास में चेंज कर सकता है, या माना कि उसको मृत्युदंड दे दिया तो उसको बिल्कुल माफ भी कर सकता है वो। देखिएगा, या स्थगित भी कर सकता है, ऐसे लिखना है। इधर वाले पार्ट में आ जाओ। राष्ट्रपति मृत्युदंड को, राष्ट्रपति मृत्युदंड को, मृत्युदंड देता कौन है? कोर्ट। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा, पब्लिक कम, पब्लिक स्थगित कर सकता है। मृत्युदंड, जैसे माना कि कोर्ट ने एक व्यक्ति जिसको मृत्युदंड सुना दिया और उसने राष्ट्रपति के सम्मुख दया याचिका लगाई है। क्या लगाई है? दया याचिका। तो आपको पता है राष्ट्रपति के सम्मुख दया याचिका लगाई जा सकती है, और दया याचिका में राष्ट्रपति चाहे तो उसको पूर्ण रूप से क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, या उसकी सजा को कम कर सकता है। मृत्युदंड की जगह पर क्या कर सकता है? वो आजीवन कारावास की सजा सुना सकता है उसको, या फिर उसको स्थगित कर सकता है। जैसे कह दिया कि भाई आपको 15 तारीख को फांसी दी जाएगी, तो वो कह दे भाई 2 महीने तक इसको कोई फांसी मत दो अभी, तो उसको स्थगित भी कर सकते। इधर वाले में आ जाओ। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन लेकिन कम या स्थगित कर सकता है। थोड़ा सा अंतर देखो आप, ये तो क्षमा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है। ये क्षमा नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता पूर्ण रूप से। हाँ, सजा को कम कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है, कभी कुछ समय के बाद में इसको फांसी दे दी। ठीक है ना? आपने देखा होगा
मार्शल कोर्ट, सैन्य कोर्ट होते हैं ना विद्यार्थियों। सैन्य कोर्ट के जब कोई फैसले आते हैं या सैन्य कोर्ट ने अगर कोई सजा सुना दी विद्यार्थियों, तो सैन्य कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, तो स्थगित भी कर सकता है, तो कम भी कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं होती। देखो राष्ट्रपति वाले में सैन्य कोर्ट के द्वारा सैन्य न्यायालय लिख सकते हो आप, सैन्य न्यायालय ब्रैकेट मार्शल कोर्ट, सैन्य न्यायालय को क्या बोलते हैं, मार्शल कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। देखो इन तीनों बिंदुओं को समझाता हूं। माना कि सैन्य कोर्ट ने आपको 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुना दी। क्या सुनाई? 14 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है पूर्ण रूप से। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि 14 साल नहीं, इसको 7 साल की सजा कठोर कारावास की रहेगी, क्या रहेगी, 7 साल की सजा कठोर कारावास, तो सजा कम होगी ना। तो 14 सुनाई थी उसकी जगह क्या कर दी इसने, 7 कर दी। या फिर सजा तो 14 साल ही भुगतनी पड़ेगी आपको, लेकिन कठोर नहीं, साधारण कारावास। दो टाइप के कारावास होते हैं, कठोर कारावास की सजा और साधारण कारावास की सजा। देखिएगा राज्यपाल में आ जाओ। राज्यपाल सैन्य कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकता, ना तो माफ कर सकता, ना बदल सकता, ना कम कर सकता ना, ना माफ कर सकता, ना बदल सकता, ना कम कर सकता। देखो इधर ये समवर्ती सूची, ये समवर्ती सूची से संबंधित मामलों को माफ कर सकता है, और उधर आ जाओ, ये भी समवर्ती सूची से संबंधित मामलों को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। अब विद्यार्थी मुझे बताओ, आपको पता है समवर्ती सूची में अगर टकराव होगा तो मान्य किसका होगा, केंद्र का होगा, राष्ट्रपति का मान्य होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम क्षमा करने के मामले में देखें राष्ट्रपति और राज्यपाल को, पावर ज्यादा किसको है, राष्ट्रपति को है। देख लो एक बार और तुलना, तो एक नोट डाल लो, राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के पास क्षमा करने की शक्ति है, लेकिन लेकिन राज्यपाल की तुलना में राज्यपाल की तुलना में राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्राप्त है, राज्यपाल की तुलना में राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्राप्त है।
सजा का परविलंबन करना क्या होता है? एक छोटा सा पॉइंट डालो, परविलंबन। परविलंबन, सजा का परविलंबन क्या है? परविलंबन यानी कुछ समय के लिए रोकना। देखिएगा, सजा को कुछ समय के लिए रोकना, सजा को कुछ समय के लिए रोकना या निलंबन करना, करना ही परविलंबन कहलाता है। परविलंबन कहलाता है, परविलंब कहलाता है। परविलंब कहलाता है। क्लियर? देखो, सजा का परिहार करना, परिहार करना, जैसे विद्यार्थियों किसी व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है, तो उस सजा को बदलकर 10 साल के साधारण कारावास में चेंज करना क्या कहलाता है? परिहार। यानी कि इसमें ध्यान देना, लिखना नहीं है। सजा की जो प्रकृति है उसको चेंज किया जाता है, सजा की अवधि को नहीं। सजा की अवधि को लिखिएगा। इसके अंतर्गत दंड की प्रकृति बदली जाती है, दंड की प्रकृति, नेचर, दंड की प्रकृति बदली जाती है, लेकिन अवधि कम नहीं की जाती, लेकिन अवधि कम नहीं की जा सकती। जैसे विद्यार्थी किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया, क्या सुनाई? कौन सी सजा सुनाई? कारावास। कारावास का मतलब होता है जेल। कठोर कारावास की सजा सुनाई, तो उसको बदलकर 10 वर्ष की साधारण कारावास की सजा करना। तो 10 वर्ष के कठोर कारावास से 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा करना क्या कहलाता है? परविलंब, परिहार, लघुकरण, लघुकृत, ऐसे शब्दावली आती है वहां पर। क्या कहलाता है वो? परिहार कहलाता है। तो जैसे 10 वर्ष के कठोर कारावास के स्थान पर 10 वर्ष का साधारण कारावास में बदलना, तो इसमें सजा की प्रकृति चेंज होगी ना। कठोर की जगह क्या हो गया? साधारण। बाकी अवधि तो 10 साल की 10 साल ही रखी है। देख लिए। अब अगला पॉइंट लिखो विद्यार्थी इसमें, लघुकरण। लघुकरण देखो, मैंने दो शब्दावली लिखी है, दो शब्द लिखे, इससे इसकी परिभाषा निकल के आ रही है। क्या कि इसमें प्रकृति तो वो की वही रहती है, यानी कि 10 साल की आपको कठोर कारावास की सजा सुनाई है, तो कठोर कारावास तो रहेगा,
लेकिन उसकी जो 10 साल की अवधि है उसको कम कर दी जाएगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि जैसे माना कि किसी व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। कैसी सुनाई थी विद्यार्थियों? कठोर जेल, कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसको बदलकर 5 साल का कठोर कारावास की सजा कर दी जाती है। तो कठोर में तो कोई चेंज किया ही नहीं ना हमने, है? तो अवधि चेंज हुई है इसमें। क्या चेंज हुई है? अवधि, प्रकृति चेंज नहीं हुई है। तो इसमें यही तो लिखा है लघुकरण में, इसमें प्रकृति चेंज नहीं होती, अवधि चेंज होती है। मैं लिखा देता हूँ। देखो इसके अंतर्गत दंड की प्रकृति को नहीं बदला जाता, बल्कि अवधि को कम किया जाता है। अवधि को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। देख लिया? जैसे 10 वर्ष के कारावास की सजा को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा को 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। लिख लिए विद्यार्थियों? अभी परविलंब जैसा ही एक और शब्दावली आती है, विराम। क्या आता है? एक शब्दावली और लिखो, विराम। देखो, आपने सुना होगा विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम। तो माना कि विद्यार्थियों कोई महिला है, उसको सजा सुनाई गई 5 वर्ष की। कितनी? 5 वर्ष। उसने 4.5 साल की सजा भुगत ली, नहीं? और उसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बच्चा पैदा हो जाता है, या प्रेगनेंसी रहती है, गर्भावस्था रहती है उसकी। तो उस समय उसको जेल में रखना थोड़ा न्यायोचित नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में उस सजा को रोकना, इस सजा को रोकना क्या कहलाएगा? विराम। देखिएगा, विशेष परिस्थितियों में सजा को कम करना। विशेष परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियों में सजा को कम करना ही विराम कहलाता है। प्रेग्नेंट लिख सकते हो, महिला के गर्भावस्था के समय, महिला के गर्भावस्था के समय। लिख लिया विद्यार्थियों? ये हो गया आपका कौन सा? आर्टिकल 161 कंप्लीट। अब लिखो अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162। देखो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कभी राज्य का
जो सीमा क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है, ठीक है ना। और उस राज्य का जो विधानमंडल कानून बनाता है उसका क्षेत्र भी कभी बढ़ता है कभी घटता रहता है। तो ऐसा क्षेत्र जिसपे उस राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है वो संपूर्ण क्षेत्र राज्यपाल के सीमा के अंतर्गत आएगा, यानी कि राज्यपाल का क्षेत्राधिकार होगा, वहां क्षेत्राधिकार होगा। तो उसमें कमी बेशी की जा सकती है। तो अनुच्छेद 162 में ये लिखो आप, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ब्रैकेट में सीमा, लिखिएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो। मतलब उस राज्य का जो विधानमंडल जहां तक कानून बना सकता है ना, वो संपूर्ण क्षेत्र राज्यपाल के अधीन आएगा विद्यार्थी, है ना। मतलब राज्यपाल का क्षेत्राधिकारी वहां तक होगा, जहां तक संबंधित राज्य के विधानमंडल का क्षेत्राधिकार होता है वहां तक राज्यपाल का क्षेत्राधिकार भी होगा। कहने का मतलब कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आपको पता है राज्यपाल सॉरी संबंधित राज्य का जो विधानमंडल है वो राज्य सूची से संबंधित मामलों पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। तो ये सारा क्षेत्राधिकार किसका हो जाएगा, राज्यपाल का भी हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल ही साइन करेगा, वो कानून बनेंगे तब। करेगा कि नहीं करेगा। इसके अलावा समवर्ती सूची का कोई मामला है, कौन सा, समवर्ती सूची का कोई मामला है, तो उस पर केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य बनाएगा, और दोनों में यदि टकराव हो जाता है तो मान्य किसका होगा, केंद्र का मानना होगा। उस समय राज्यपाल ये नहीं कि भाई आपने तो हमें तो पहले अधिकार दे दिया था, अब राष्ट्रपति का आप मान रहे हो, ये तो खुद ही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऐसी इतनी बात ही लिखनी है। देखो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163, ध्यान रखना विद्यार्थी। अनुच्छेद 74 आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति इसकी मदद के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्र में या संघ में, केंद्र का मतलब क्या है, संघ में एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, मंत्री परिषद, और जिसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। बात का उल्लेख मिलता है 74 में। जो बात आर्टिकल 74 मिलती है वही बात राज्यों के संबंध में किस मिलती है, 163 मिलती है। लिखा भी हुआ ना यहाँ पे, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, लिखिएगा। लिख लो, ये सेम टाइटल, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी कि जो राज्यों में मंत्री परिषद होती है उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है, 163 में। किसमें मिलता है, 163 में। और केंद्र में जो मंत्री परिषद होती है उसका उल्लेख 74 मिलता है। नोट, केंद्र की मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 मिलता है। केंद्र की मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 मिलता है। अब आप भाई केंद्र की मंत्री परिषद क्या होती है, तो आर्टिकल 74 निकाल के पढ़ लेना आराम से, डिटेल से लिखा रखा मैंने वहां पे आपको। क्या राष्ट्रपति को स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त है, परिस्थिति जन्य स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त है, लेकिन संवैधानिक स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त राज्यपाल को है, बिल्कुल है। तो कौन से आर्टिकल में प्राप्त है, 163 में। देखिएगा, राज्यपाल को अनुच्छेद 163
राज्यपाल को अनुच्छेद 163 के तहत संवैधानिक स्वव्यय की शक्तियां प्राप्त है। देख लिया। तो विद्यार्थी, जो बात आर्टिकल 74 में लिखी हुई सेंटर में, वही बात राज्यों के लिए किस में लिखी हुई है? 163 में। आप मुझे बताएंगे कोई आर्टिकल 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति वगैरह है कि नहीं? मंत्री, प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। इसी प्रकार राज्यों में भी मंत्री होते हैं। तो राज्यों के जो मंत्री है, राज्यों का जो सीएम है, उनकी नियुक्ति करने का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलेगा? 164 में। और जैसे हम सीएम वगैरह पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर केवल आर्टिकल को कवर कर लेते हैं हम। ये लिखा हुआ आर्टिकल 164 में क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जैसे उनकी नियुक्ति करना, कार्यकाल, वेतन भत्ते इत्यादि का प्रावधान कर रखा है यहाँ पर। मंत्री में यहाँ सीएम भी शामिल है। कौन शामिल है? क्योंकि राज्य का सभी मंत्रियों का हेड कौन होता है? सीएम ही होता है। मुख्य मंत्रियों का मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कहला। देखो शब्दावली क्या है, यानी कि राज्य के जो मंत्री, ये जितने भी, ये जो मंत्री परिषद जिसका आर्टिकल 163 में उल्लेख मिलता है, इन जितने भी मंत्री हैं इनका हेड कौन होता है? सीएम ही तो होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 164 में लिखो। इस अनुच्छेद में मंत्री ब्रैकेट में सीएम के बारे में प्रावधान किया गया है, जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्ते इत्यादि। शपथ वगैरह भी लिख लेना है क्या? नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, ये सब। देखिएगा अब बताओ, मुख्यमंत्री और अन्य जो जितने भी मंत्री होते हैं, उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। देखिएगा, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। देखो आपसे पूछा जाए सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है ना, वो भी राज्यपाल करेगा, लेकिन इनको नियुक्त करने से पहले सलाह किससे लेगा? सीएम से। एक नोट डाल सकते हो आप चाहो तो। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल सीएम से सलाह लेगा। किससे सलाह लेगा? सीएम से सलाह लेगा। जो बात आर्टिकल 72 में लिखी हुई है, इसमें आर्टिकल 72 में लिखी हुई है, वही बात राज्यों के संदर्भ में किस में लिखी हुई है? 161 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। तो राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख 161 में। जो बात आर्टिकल 74 में लिखी हुई है केंद्र के संबंध में, वो राज्यों के संबंध में किस में लिखी हुई है? 153। जो आर्टिकल 75 में लिखी हुई है, वही बात राज्यों के संदर्भ में 164 में लिखी। विद्यार्थियों, आर्टिकल 76 का नाम सुना होगा आपने। महान्यायवादी, हमने लाइट गई थी उस कमरे में पढ़ाया था। महान्यायवादी का जो उल्लेख मिलता है वो आर्टिकल 76 में मिलता है, और राज्यों में महाधिवक्ता होता है, उसका उल्लेख आर्टिकल 165 में मिलता है। देखो अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 लिखो। इसमें इसमें राज्यों के महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है। राज्यों के महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है
जिसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। देखो विद्यार्थियों, राज्य में तो क्या होता है? महान्याय, सॉरी, महाधिवक्ता। कौन होता है? महान्यायवादी तो नहीं बोल दिया गलती से मैंने? राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। लेकिन केंद्र में विद्यार्थियों महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी होता है। और इस महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 76 में। और इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। और ये किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। इस बात को भी लिखना चाहो तो नोट डाल के लिख सकते। महाधिवक्ता की भांति ही केंद्र में महान्यायवादी होता है। केंद्र में कौन होता है? महान्यायवादी होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहते हैं शायद। समझ गए? तो विद्यार्थियों, ये इसको नियुक्त करता है, इसलिए यहाँ पर पढ़ना जरूरी था। भाई अब महाधिवक्ता तो अपने आप में पूरा चैप्टर है, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको इसी भाग में, भाग 6 के अंतर्गत ही आएगा वो भी। लेकिन यहाँ तो आप केवल आर्टिकल 165 में क्या याद रखेंगे? तो इसमें महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। और उसका कार्यकाल कितना होता है? जब तक राज्यपाल चाहता है, या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। लेकिन राज्यपाल के चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक राज्य की मंत्रिपरिषद चाहेगी तब तक वो पद पर बना रहेगा, यानी कि राज्य का सीएम चाहेगा तब तक। आपने वहाँ आर्टिकल 76 लिखा है ना, इसलिए कह रहा हूँ वो भाग 5 को आप एक बार जरूर घर पे पढ़ के आया करो, जब भी मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं अब तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ाऊंगा। जैसे वहाँ मैंने पीएम के बारे में पढ़ाया ना आपको, तो यहाँ सीएम पढ़ाऊंगा। मैं क्या पढ़ाऊंगा? सीएम। जैसे वहाँ महान्यायवादी पढ़ाया, तो यहाँ कौन पढ़ाऊंगा? महाधिवक्ता। महाराष्ट्रपति पढ़ाया मैंने आपको, तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ राज्यपाल। और वहाँ मैंने आपको लोकसभा पढ़ाई है, तो यहाँ विधानसभा पढ़ाऊंगा। वहाँ मैंने राज्यसभा पढ़ाई है, तो यहाँ आपको विधान परिषद पढ़ाऊंगा। वहाँ मैंने आपको संसद पढ़ाई है, तो यहाँ पे मैं राज्य का विधानमंडल पढ़ाऊंगा आपको। वहाँ मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया, तो यहाँ पर हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा मैं। है कि नहीं तुलना? बताओ। इसलिए अगर आप तुलना करना ढंग से सीख जाओगे और सारे आर्टिकल लगभग आपको याद हो जाते हैं, तो उनका रिवीजन हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप। बाकी तो लिख लिया आप लोगों ने, मैंने लिखा दिया, उसका कोई औचित्य नहीं निकला। अब आर्टिकल 77 में क्या मिलता है मुझे तो बता दो आप। आर्टिकल 77 में 77 पढ़ाया ना मैंने आपको? या तो मैंने आपको 77 कहाँ पढ़ाया होगा? राष्ट्रपति में पढ़ाया होगा, नहीं तो उपराष्ट्रपति में पढ़ाया होगा। राष्ट्रपति में पढ़ाया होगा 100%। क्योंकि केंद्र के जो भी कार्य किए जाते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। वो आर्टिकल 77 में मिलता है। किस मिलता है? आर्टिकल 77 में मिलता है कि केंद्र के जो भी कार्य होंगे वो किसके नाम पे होंगे? और राज्य के जो भी काम होंगे वो किसके नाम पे होते हैं? राज्यपाल के नाम पे होते हैं विद्यार्थी। उनका उल्लेख किस में मिलता है? 166 में। तो अगला अनुच्छेद लिखो, अनुच्छेद 166। देखो, राज्य सरकार के समस्त कार्यवाही, राज्य सरकार के समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। मतलब राज्य सरकार के जितने भी काम हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं विद्यार्थियों? राज्यपाल के नाम से। मतलब साइन किसके होते हैं उस पर?
किसकी आज्ञा से, आता ना कई बार आज्ञा से, राज्यपाल की आज्ञा से, बल्कि वो फैसला किसका होता है, सरकार का होता है वो निर्णय। देखिएगा नोट, राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए कार्य आवंटन के लिए कार्य आवंटन के लिए नियम बना सकता है। कार्य आवंटन के लिए क्या बना सकता है, नियम बना सकता है। एक नोट और डाल लो, अनुच्छेद 77 के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो विद्यार्थी जो बात 77 में है वो बात राज्य में किस में, 166 में है। जो बात 165 में है, वो केंद्र में किस में, 73 में। जो बात यहाँ पे 164 में, वहां किस में, बोलो 75 में है ना। फिर जो बात यहाँ 163 में है वो वहां पर किस में, 74 में है। किसमें है, 74 में है। जो बात यहाँ पर क्या है राज्य, नहीं इसको रहना। देखो विद्यार्थियों, आर्टिकल 78 क्या कहता है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रपति को सूचना, और वही यहाँ सीएम का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। मुख्यमंत्री कर्तव्य 167। देखो फिर बता रहा हूँ, ये जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं ना, इसका एक या दो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप सबसे बड़ी राजस्थान लेवल की एग्जाम कौन सी, आरएस, उसका एग्जाम दे रहे हैं तो भी उसमें सुमेलित करवाते हैं, और बहुत छोटे क्वेश्चन बनता है वो बनने को, तो वो केवल वन लाइनर फैक्ट के रूप में। कैसे, एक तरफ तो दे देते हैं आर्टिकल, और एक तरफ दे देते हैं उनका ये फैक्ट जो लेकर आओ ना वन लाइनर वाला, वो दे देते हैं कि कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। और कभी कभी और भी छोटा क्वेश्चन बन जाता है का अनुच्छेद 167 में क्या है, या मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे, इसका उल्लेख अनुच्छेद कौन से में, अनुच्छेद 167, 168, 169, 170 ऐसे आता है। समझ गए, तो लिखो ये तो लिख लो टाइटल तो, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मुख्यमंत्री का कर्तव्य, इसके बारे में लिख सकते हैं विद्यार्थियों। यानी इसमें किसका कर्तव्य है, मुख्यमंत्री कर्तव्य। मुख्यमंत्री का विद्यार्थियों कर्तव्य बनता है कि वो मांगने पर या बिन मांगे या बिन मांगने पर गवर्नर को क्या दे, सूचना दे ऐसे लिखो, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राज्यपाल के द्वारा सूचना मांगने पर ऑब्लिक न मांगने पर, सूचना मांगने पर ऑब्लिक न मांगने पर सूचना दे। देखो ये सूचना ये सूचना चाहे प्रशासनिक प्रशासनिक
मामले से संबंधित हो या विधिक मामले से, प्रशासनिक मामले से संबंधित सूचना हो या विधिक मामले से संबंधित सूचना। एक नोट डालो। यदि किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है, एक मंत्री ने क्या ले लिया, निर्णय ले लिया है, किंतु उस विषय पर मंत्रिपरिषद में विचार नहीं किया गया है, विचार नहीं किया गया है, तो राज्यपाल के कहने पर मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि, या कर्तव्य होगा कि, किसके कहने पर, राज्यपाल के कहने पर सीएम का कर्तव्य होगा कि वह उस निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखे, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखे। देखो विद्यार्थियों, इस लैंग्वेज अगर आपको कठिन लग रही तो इसको बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, इसमें आपको दो बिंदुओं का याद रखना है कि इसमें सीएम के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। 167 में किसके कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, सीएम के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। सीएम का कर्तव्य बनता है कि वह प्रत्येक मामले में गवर्नर को क्या दे, सूचना दे, चाहे वो प्रशासनिक मामला हो, चाहे वो विधिक मामला हो, चाहे वो कार्यपालिका से संबंधित कोई सा भी मामला हो, उसकी सूचना किसको देगा, राज्यपाल को देगा। ये सीएम का कर्तव्य बनता है, चाहे उसने सूचना मांगी है या नहीं मांगी। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कोई मंत्री किसी मामले पे अपना निर्णय ले लेता है, अपना फैसला ले लेता है, और उस बात को बाकी मंत्रिपरिषद को पता ही नहीं होता है, और वो मामला राज्यपाल को पता चल जाता है। तो राज्यपाल सीएम से कहता है कि उसने जो निर्णय लिया अकेले मंत्री ने, उस पूरे निर्णय को कहाँ पे रखो, आप मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखो। और संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सीएम की होगी। ये बात इसमें देख लिया विद्यार्थियों। अब आर्टिकल 167 में किसका कर्तव्य मिलता है, सीएम का। जो स्थिति राज्यों में सीएम की होती है, वही स्थिति केंद्र में किसकी होती है, प्रधानमंत्री की होती है। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है, 78 में मिलता है। नोट, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति को सूचना दे, है ना। नोट में लिखवा दिया इसको, बाकी पूरी डिटेल तो मैंने आपको 78 में लिखवा दी होगी। लिख लिया। चलो, अनुच्छेद 171, मनोनीत करने की शक्तियां। मनोनीत करने की शक्तियां लिखो। अनुच्छेद 171 कहाँ लिखा है, मनोनीत करने की शक्तियां। लिख लिया।
किसकी मनोनीत करने की शक्ति है? राज्यपाल की मनोनीत करने। देखो इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करें आप। इसमें 2 3 4 आर्टिकल मिक्स में चलेंगे, ठीक है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य 171 को पढ़ना है। देखो आपको पता है राष्ट्रपति के पास भी मनोनीत करने की शक्तियाँ होती है और राज्यपाल के पास भी मनोनीत करने की शक्ति है। तो राज्यपाल को एक तो आर्टिकल पावर देता है 171, कौन सा देता है? 171 देता है। इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। 1/6 सदस्यों को क्या कर सकता है? आपको लिखना कुछ नहीं, केवल मनोनीत करने की शक्ति लिख लो आप, राज्यपाल की मनोनीत करने की शक्ति। हेडिंग क्या आपकी 171 में? राज्यपाल की मनोनीत करने की शक्ति। तो राज्यपाल 171 के तहत विधान परिषद में, क्योंकि आपने विधानमंडल का नाम सुना ही होगा, और विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद, और गवर्नर इसका अभिन्न अंग होता है। तो गवर्नर इस विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। इस बात का उल्लेख कर रखा है किसमें? 171 में। इसके अलावा राष्ट्रपति को भी मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है कि नहीं? आर्टिकल 80 इसके तहत, आर्टिकल 80 के तहत, आर्टिकल 80 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने आधार पर? 4 आधार पर। किस किस, कौन सा आधार? कला के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, साहित्य के आधार पर, और समाज की सेवा, समाज सेवा। इन 4 आधारों पर राज्यपाल राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, नाम निर्देशित कर सकता है। इसी प्रकार ये उस राज्य की जो विधान परिषद है उसके 1/6 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। और ये 5 आधार पर करता है। कितने आधार पर? 5 आधार। 5 आधार में विद्यार्थियों, 4 आधार तो सेम ये के ये हो जाएंगे, ये के ये क्या हो जाएंगे? 4। 4 कौन से? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। एक और बच गया ना, एक और बच जाता है, तो इसमें सहकारिता के आधार, इसके आधार पर सहकारिता के आधार पर। तो 5 आधार पर विधान परिषद मनोनीत करता है आर्टिकल 171 के तहत। और आप अभी ज़्यादा लोड मत लेना, क्योंकि आपको मैं आर्टिकल 168 से लेकर 212 या 213 तक राज्य का विधानमंडल पढ़ाऊंगा पूरा। क्या पढ़ाऊंगा? विधानमंडल। जैसे आपने संसद पढ़ी थी ना, संसद कहाँ से कहाँ तक पढ़ी थी? 79 से लेकर 122 या 23 तक, है ना? 23 में तो फिर उसकी वो आ जाती है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की। इस प्रकार यहाँ 213 में क्या आ जाएगी? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आ जाती है। तो मनोनीत राष्ट्रपति भी कर सकता है आर्टिकल 80 के तहत, और ये भी कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार केंद्र में ये संसद है, क्या है? संसद। संसद के 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति इसका क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। तो जिस प्रकार ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इसी प्रकार राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है, 5 आधार पर करता है। इसी प्रकार आगे हम आर्टिकल 1 और देखते हैं कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान था, अभी वर्तमान में नहीं है। 2 आंग्ल भारतीयों को, किसको? 2 एंग्लो इंडियन को, आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने का पावर दे रखा था विद्यार्थी राष्ट्रपति को। कौन सा आर्टिकल देता है ये? 331। कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 331 पावर देता है। इसी प्रकार राज्यपाल भी संबंधित विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता था? मनोनीत कर सकता था। लेकिन आपको पता है आर्टिकल, और ये करता था विद्यार्थियों आर्टिकल 333। कौन सा? 333 के तहत। तो आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 में जो आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का जो पावर दे रखा था, उसको 104वां संविधान संशोधन, कौन सा? 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और 104वां संविधान संशोधन में 2 प्रावधान किए गए थे कि जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का पावर था, एक तो वो, और एक जो SC ST को जो आरक्षण दे रखा है
उसको आगामी 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। देखो कैसे लिखा हूँ इसको, शॉर्ट में लिखाता हूँ। देखो क्या लिखा आपने, राज्यपाल की मनोनीत करने की शक्ति, लिख लिया ना। देखो इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति लिख रही बहन जी, राज्यपाल अ, विधान परिषद में, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसका निम्नलिखित आधार है, इसका निम्नलिखित आधार होता है। 5 आधार विद्यार्थियों, कितने? 5 आधार है। 5 आधार लिख लो। 5 आधार कौन से? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा और सहकारिता। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता, 5 याद रखना। नोट, अनुच्छेद 80 के तहत अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति भी राज्यसभा में 12 सदस्यों को, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसके निम्नलिखित आधार होते हैं, के निम्नलिखित आधार हैं। अब देखो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है विद्यार्थियों? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और जिसके आधार कौन कौन से? ये 4। राष्ट्रपति 4 आधार पर करता है वहां पर। 4 आधार कौन से? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। जरूर लिख लेना, आधार कई बार पूछे जाते हैं। ये मैंने कई बार सवाल देखा है, ये जो सहकारिता वाला, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा आधार है या नहीं है। क्या राष्ट्रपति सहकारिता के आधार पे मनोनीत करता है? नहीं करता, लेकिन राज्यपाल करता है। ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं विद्यार्थी, बहुत डीप सवाल बनते हैं यहाँ से। अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा हुआ तो आप कितना भी डीप सवाल बन जाए आपका गलत हो ही नहीं सकता। कोऑपरेटिव, हाँ। और सहकारिता से रिलेटेड तो एक पूरा अनुच्छेद है विद्यार्थियों। अनुच्छेद क्या, वो पूरा भाग है। कौन सा भाग? 9B सहकारिता से रिलेटेड है पूरा। 97 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है सहकारिता, पूरा कोऑपरेटिव वाला पूरा सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं आगे। अभी भाग 9 तक हम पहुंचे नहीं है। भाग 9A में क्या है? भाग 9A में क्या है? 9 का मतलब आपको मैंने जो शॉर्ट में भाग लिखाया था वो भी याद नहीं है। 9 क में क्या है? भाग 9 क में क्या है? वेरी गुड, नगर पालिका। नगर पालिकाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, अर्बन बॉडीज के बारे में उल्लेख मिलता है 9 क में, 9A में। और भाग 9 में किसके बारे में उल्लेख मिलता है? पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। भाग 9 में पंचायती राज है। 9 क में क्या है? नगर पालिका यानी कि नगर निकाय है। 9 ख में क्या है? सहकारिता, कोऑपरेटिव। चलो अभी तो यहाँ तक लिख लें, आप लिख लिया ना इतना तो? राज्यपाल का लिख लिया, साथ ही मैंने इधर राष्ट्रपति का भी लिखा दिया आपको। एक नोट और डालो राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, एक आंग्ल भारतीय, ब्रैकेट में एंग्लो इंडियन लिख सकते हो इंग्लिश में, को मनोनीत करता था।
मतलब मनोनीत का प्रावधान तो था ना उसमें, तो उस समय तो मनोनीत करता था। एक नोट और डाल लो। अब ये तो राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत कर रहा है, इसमें कितने सदस्यों को कर रहा है? एक सदस्य को। और अब लोकसभा में राष्ट्रपति करेगा 2 सदस्यों को। देखिएगा, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति भी लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था। मनोनीत करता था। एक नोट और डालो। नोट डाल रहे हो ना? अब अगला नोट में क्या लिखाऊंगा बताओ? 104वें संविधान संशोधन वाली बात। नोट 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत आंग्ल भारतीयों को का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अतः अनुच्छेद 331 और 333 के तहत, 331 में तो किसे मनोनीत किया जाता था? लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता था। अनुच्छेद 331 और 333 में जो मनोनीत करने का प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया। देखिएगा, इस संविधान संशोधन में ही, इस संविधान संशोधन में ही, कौन से में? 104वां संविधान। इस संविधान संशोधन में ही प्रावधान किया गया कि SC/ST को आगामी 10 वर्षों तक, यानी 2020 में किया तो 2030 तक है ना, आगामी 10 वर्षों तक लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण मिलेगा। क्या आरक्षण रहेगा? तो विद्यार्थी, इसमें 2 बात की गई। SC/ST को जो आरक्षण दे रखा है लोकसभा और विधानसभा में, वो आरक्षण यथावत बना रहेगा आगामी 10 वर्षों तक, यानी कि 2030 तक। कब तक बना रहेगा? 2030 तक। 2020 में प्रावधान किया गया 104वां संविधान संशोधन में। और एक जो आंग्ल भारतीयों को आरक्षण दे रखा था कि भाई जब किसी विधानसभा में यदि उनका प्रतिनिधित्व कम है या वो नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में एक आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर लिया जाता था विधानसभा में। इसी प्रकार लोकसभा में 2 को कर लिया जाता था, लेकिन 104वां संविधान के तहत क्या कर दिया? उसको समाप्त कर दिया। लेकिन जो SC/ST को विधानसभा में और लोकसभा में जो आरक्षण दे रखा है उसको यथावत रखा गया। विद्यार्थी, आपने देखा होगा कई सीटें, जैसे आप विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं तो कुछ सीटों पे हमेशा ST की सीट होती है, रिजर्व होती है उनकी। कुछ जगह SC की होती है, वहाँ पे SC का कैंडिडेट ही खड़ा होगा। चाहे वहाँ पे वोटर जनरल के, अदर कास्ट के है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ कैंडिडेट कौन सा होगा? SC का ही खड़ा होगा या ST का ही खड़ा होगा। तो इसी के साथ ये आर्टिकल 171 हो गया। 171 में आपको याद क्या करना है? केवल अगर इसी आर्टिकल के अनुसार चलना है तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को क्या करेगा? मनोनीत करेगा विद्या। और 5 आधार पर करता है: कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के आधार पर। बस इतना ही याद करना था, बाकी तो आपको लिंक कराने के लिए सारी बातें मैंने इसमें लिखवा दी है। ठीक है, तो आज की क्लास को विराम देते हैं। बाद विद्यार्थी।